of you. I hope you are doing well. So today we will start our chapter number 10 in AVS and our chapter name is First Aid. So let's get started our chapter now. Accident usually happen when someone is careless. देखिए दुर्घटनाएं हमारी तब होती हैं जब कोई लापरवाही करता है या कुछ लापरवाही हो जाती है हमसे जाने अनजाने में, तभी दुर्घटनाएं होती हैं. It happen anytime anywhere without any warning. ये कभी भी किसी भी समय बिना किसी चेतावनी के कभी भी दुर्घटना हो सकती है. Immediate treatment given to the injured before an arrival of a doctor or before the person is taken to a hospital is called first aid. अगर हम तुरंत किसी को उपचार देते हैं यानी कि उसको डॉक्टर से ले जाने से पहले हम पहले ही उसका कुछ ट्रीटमेंट कर देते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं, यानी कि प्राथमिक उपचार कहते हैं. While giving first aid, keep calm, do not panic but act fast. जब हम किसी को फर्स्ट एड दे रहे होते हैं तो हमें शांत रहना होता है, पैनिक नहीं होना होता और क्या होता है मतलब काम भी जल्दी से जल्दी करना होता है लेकिन शांत रह करके. Try to prevent further injury, prevent heavy loss of blood, ease pain and soothe the victim. हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो चोट लगी है उससे थोड़ा बचा जा सके और जो मतलब ज़्यादा खून ना बहे, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको भी ठीक तरीके से हम क्योर कर सकें और मतलब दर्द भी ज़्यादा ना हो और जो विक्टिम है उसको राहत मिल सके, ऐसा हमें कोशिश करनी चाहिए. फाइंड आउट द टाइप एंड कॉज ऑफ इंजरी फर्स्ट. सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि किस तरीके की चोट लगी है, किस प्रकार का हमें उसमें क्या हमें उसमें हेल्प करनी है, किस तरीके से हम उसको क्योर कर सकते हैं. ठीक है, तभी हम आगे कुछ करेंगे. डिफरेंट काइंड ऑफ इंजरी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फर्स्ट एड. अलग अलग तरीके की जो चोट होती हैं उसमें अलग अलग तरीके के हमें प्राथमिक उपचार की ज़रूरत होती है. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि चोट किस तरीके से लगी हुई है और तभी उसका ट्रीटमेंट हमें देना चाहिए. अब पहले बात करते हैं कट्स और वाउंड्स के बारे में. इफ़ देयर इज़ अ ब्लीडिंग आफ्टर एन एक्सीडेंट, कीप फ्लाइज एंड डर्ट अवे फ्रॉम द वाउंड. अगर ब्लीडिंग होने लगती है, खून निकलने लगता है किसी दुर्घटना के बाद में, तो सबसे पहले मक्खियों को उसके जख्म के आसपास ना आने दें और मतलब धूल मिट्टी से उस जख्म को दूर रखें, इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं. ट्राई टू स्टॉप द ब्लीडिंग बाय प्रेसिंग ऑन द वाउंड विद अ क्लीन फिंगर और विद अ क्लीन क्लॉथ और कॉटन पैड. साफ कॉटन का पैड लेकर के या फिर सूती कपड़ा लेकर के या फिर अपनी फिंगर की हेल्प से उस जो जख्म है उसको मतलब प्रेस करके रखना चाहिए, दबा के रखना चाहिए, जिसमें कि उसमें से खून ज़्यादा ना निकले, तो ज़्यादा खून का नुकसान ना हो. आगे बोला है इफ रेडिली अवेलेबल, यानी कि जो भी आपके पास में उपलब्ध हो इसमें से कोई भी चीज़ें, उसके हेल्प से आपको प्रेस करना है. यू कैन ऑल्सो यूज एन आइस पैक टू स्टॉप द ब्लीडिंग. आइस पैक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं खून रोकने के लिए. इन केस ऑफ हैवी ब्लीडिंग, अगर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आपको स्टेरिलाइज्ड कॉटन पैड होते हैं वो जख्म के ऊपर रखने हैं और उसको दबा के रखना है, जिसमें कि ब्लड उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा. इफ़ द वाउंड इज ब्लीडिंग, कीप द वाउंडेड बॉडी पार्ट एट हायर लेवल देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी. अगर किसी हमारे बॉडी पार्ट में ज़्यादा ही खून निकल रहा है तो उस हिस्से को हमें पूरे शरीर से थोड़ा ऊंचाई की तरफ रखना है, जिससे कि हमारा ब्लड फ्लो ज़्यादा ना हो. दिस रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ ब्लड. इससे जो खून का बहाव होगा वो भी कम हो जाएगा. आफ्टर द ब्लीडिंग स्टॉप, अगर हमारा खून बहना रुक जाता है तो हमें क्या करना है, जो भी जख्म है या फिर कट गया है उसको साफ करना है, उसको डेटॉल से या फिर कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है उसकी हेल्प से आपको क्लीन करना है. इन केस ऑफ अ माइनर कट और वाउंड, अगर कोई हल्का सा जख्म है, कटा हुआ है, तो हमें उस पर बैंडेड लगा देनी है. अगर कोई बहुत बड़ा जख्म है तो हमें उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है पूरे जख्म के ऊपर और उसको कॉटन पैड से कवर कर देना है और क्या करना है, उसके ऊपर एक बैंडेज बांध देनी है. बैंडेज जो है ना ही बहुत ज़्यादा टाइट होनी चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा लूज होनी चाहिए, लेकिन ठीक होनी चाहिए कि वो ठीक तरीके से मतलब कवर अप हो सके. गिव द विक्टिम लिक्विड लाइक मिल्क, टी और कॉफ़ी टू ड्रिंक. और जो मतलब विक्टिम है जिसको चोट लगी है उसको हमें दूध, चाय या कॉफ़ी देनी चाहिए. अब बात करते हैं ब्लीडिंग ऑफ नोज, नाक से खून बहना. इन हॉट समर्स, जब बहुत ज़्यादा गर्मियों का मौसम होता है तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी नाक से खून आने लगता है. कीप द विक्टिम अपराइट विद हिज हेड, होल्ड बैक. यानी कि विक्टिम को, जो भी विक्टिम है जिसको चोट मतलब नाक से ब्लीडिंग आ रही है, उसको क्या करना है, सीधे लिटा देना है उसको. ठीक है, अब उसके सर से बिल्कुल सीधे लिटा देना है और उससे बोलना है कि वो अपने मुंह से सांस ले, ना कि नाक से. प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ हिज नोज फॉर्मली विद योर फिंगर्स. अपने जिस साइड से भी जैसे ब्लीडिंग हो रही है तो अपनी फिंगर की हेल्प से उस साइड को हमें क्लोज कर देना है, उस नॉस्ट्रिल को. और साथ में हमें गीला कपड़ा लेना है या फिर एक आइस पैक लेना है और हमें कहाँ पे रखना है, नोज पर रखना है और फोरहेड पर रखना है. ठीक है, एन आइस पैक इज मेड बाय टाइंग
आइस क्यूब इन ए क्लीन एंड हैंकरचीफ। और जो आइस पैक है वो किससे बना हुआ होना चाहिए, जो हैंकरचीफ हैंकी होता है उसके अंदर हमें आइस क्यूब फिल करने हैं और उसको हमें कॉटन पैड की मतलब आइस पैड की जगह इस्तेमाल करना है, आइस पैक की जगह, और वो काफी हेल्पफुल होगा। अब बात करते हैं स्प्रेन। स्प्रेन इज अ ट्विस्ट ऑफ लिगामेंट अराउंड अ जॉइंट विदाउट डिसलोकेशन ऑफ द बोन्स। स्प्रेन यानी कि मोच आ जाना, यानी कि ये क्या होता है, जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं, जो हमारी मसल्स होती हैं जॉइंट के आसपास से, जब वो ट्विस्ट हो जाती हैं उसको हम स्प्रेन बोल देते हैं। लेकिन बिना हड्डियों के हिले डुले जो हमारी मसल्स होती हैं उसमें कुछ खिंचाव आ जाता है, उसी को हम मोच बोल देते हैं, जिसकी वजह से हमारी उस अफेक्टेड एरिया पे स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो उस जगह पे हमें क्या करना है, ठंडा जो पैक होता है या आइस पैक होता है वो रखना चाहिए। एक ऑइंटमेंट होता है वो हमें रब करना चाहिए हल्के हाथ से, जिससे कि दर्द से राहत मिलती है ऑन द स्प्रेन्ड जॉइंट। और जहाँ पर मतलब जॉइंट है, मोच वाला जो हमारा प्रभावित हिस्सा है, वो काफी रिलीफ फील होगा। अ क्रीप बैंडेज शुड बी रैप्ड अराउंड द स्प्रेन्ड जॉइंट टू सपोर्ट द जॉइंट। और एक क्रीप बैंडेज जो है वो रैप कर देनी चाहिए स्प्रेन के चारों तरफ, जिससे कि जॉइंट को सपोर्ट मिल सके। एंड स्प्रेन जॉइंट शुड नॉट बी मूव सो दैट इज हील ईजियर। और जो हमारा स्प्रेन जॉइंट है उसको ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी हील हो सके, ठीक हो सके। अब बात करते हैं फ्रैक्चर की। If the victim of an accident has extreme pain in any part of wound, there could be a fractured or broken bone. अगर कोई दुर्घटना में कोई एक ऐसा विक्टिम है, उसको बहुत ज़्यादा किसी बॉडी के हिस्से में पेन हो रहा है, तो हो सकता है कि उसकी या तो हड्डी टूट गई हो उस जगह से, या फिर वो फ्रैक्चर हो गया हो पार्ट। तो जो फ्रैक्चर पार्ट होता है वो बहुत तेजी के साथ में उसमें सूजन आ जाती है और बहुत दर्द होता है, छूने पर भी बहुत पेन होता है। तो हमें कोशिश करनी है कि जो विक्टिम है उसको ज़्यादा हिलाए डुलाए ना, और जो हड्डी है उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए स्प्लिंट के साथ में या फिर की बैंडेज के साथ में। ए स्प्लिंट मीन्स टू यूज ए न्यूज़पेपर, पीस ऑफ वुड और कार्डबोर्ड सपोर्ट टू होल्ड द ब्रोकन बोन इन पोजीशन। देखिए स्प्लिंट का मतलब क्या होता है, यानी कि ये एक न्यूज़पेपर या फिर एक लकड़ी के टुकड़े से बना हुआ एक सपोर्ट होता है, जिसमें कि हमें उस ब्रोकन बोन को पोजीशन में लाने के लिए हमें सपोर्ट बनाना होता है, उसी को स्प्लिंट बोल देते हैं। प्रोवाइड हिम हर रेस्ट, उसको रेस्ट कराना चाहिए जो भी विक्टिम है, और साथ में क्लॉथिंग या फिर कॉटन के जो पैड होते हैं उसको क्या करना चाहिए, स्प्लिंट के साथ में बांध देना चाहिए, जिससे कि मतलब स्किन इंजरी ना हो। प्रोवाइड ए स्लिंग मेड ऑफ ट्राइंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ, और हमें एक स्लिंग प्रोवाइड कराना चाहिए। स्लिंग यानी कि एक, जिससे कि यानी कि जो हमारा पार्ट है वो ऐसे ही एज इट इज रहे, यानी कि ट्राइंगुलर पीस जो होता है क्लॉथ का उसकी हेल्प से, जिससे कि हमें जो हाथ में चोट लगी हुई है उसमें हमें सपोर्ट मिल सके। और जो विक्टिम है उसको काफ़ी सारे लिक्विड देने चाहिए, जैसे कि मिल्क, टी और कॉफ़ी देने चाहिए, अल्कोहल हमें नहीं देनी है। बात करते हैं बर्न्स की, यानी कि जल जाने पर। इमीडिएटली पोर कोल्ड वाटर ऑन द अफेक्टेड पार्ट ऑफ फॉर सम टाइम। अगर कोई हिस्सा हमारा जल जाता है तो उस पर हमें तुरंत ठंडा पानी डाल देना चाहिए कुछ समय के लिए। इफ आइस इज रेडीली अवेलेबल, अगर बर्फ हमारी तैयार है तो उस जले हुए हिस्से पर हमें कुछ देर के लिए आइस को रब करना चाहिए, जिससे कि वहां पर हमें मतलब छाले नहीं आएंगे। कवर द बर्न विद अ स्टेरिलाइज्ड ड्रेसिंग और क्लीन क्लॉथ। साफ कपड़े से या फिर जो हमारी स्टेरिलाइज्ड ड्रेसिंग होती है उससे उसको कवर कर देना चाहिए। रिमूव हिज बर्न क्लॉथ, जो जले हुए जो कपड़े हैं उसको हटा देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हमें सबसे पहले बॉडी के बट डू नॉट रिमूव दैम फ्रॉम दोज पार्ट ऑफ बॉडी विच दे आर स्टिकिंग टू द स्किन। लेकिन हमें ऐसे हिस्से से बॉडी के पार्ट से नहीं हटाने चाहिए वो कपड़े जो कि बॉडी से चिपक गए हैं और जो जल गया है हिस्सा, वहां से नहीं हटाना है हमें। अप्लाई एन ऑइंटमेंट ऑन द बर्न पार्ट ऑफ बॉडी। अगर हमारा मतलब ऑइंटमेंट लगानी चाहिए, दवाई लगानी चाहिए जो बॉडी का जला हुआ हिस्सा है। डू नॉट ब्रेक द ब्लिस्टर ऑफ ए बर्न। अगर हमारे मतलब छाले हो जाते हैं तो उसको फोड़ना नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं करना चाहिए। कवर द बर्न पार्ट विथ क्लीन क्लॉथ टू प्रिवेंट एनी इन्फेक्शन। और जो जला हुआ उस हिस्सा है उसको साफ कपड़े से ढक के रखना चाहिए, जिसमें कि कोई इन्फेक्शन उसमें ना बढ़े। डू नॉट लेट पीपल क्राउड अराउंड हिम। और लोगों को आसपास में ज़्यादा भीड़ नहीं लगा देनी चाहिए। रश हिम टू द हॉस्पिटल एट वंस। और तुरंत ही हमें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अब बात करते हैं केमिकल बर्न्स की। वॉश ऑफ द केमिकल विद प्लेंटी ऑफ वाटर। आप देख सकते हैं ये केमिकल बर्न हैंड है, ये केमिकल से जल गया है। और हमें क्या करना है, सबसे पहले जो केमिकल से जो हिस्सा जला है उसको हमें पानी से वॉश कर देना है। रिमूव द क्लॉथिंग फ्रॉम द बर्न पार्ट। और जो मतलब कपड़े आसपास हैं उसको हटा देने चाहिए जले हुए हिस्से से। कवर विद स्टेरिलाइज्ड ड्रेसिंग। स्टेरिलाइज्ड जो ड्रेसिंग है उससे ढक देना चाहिए। और तुरंत ही हमें मतलब हॉस्पिटल जाना चाहिए। पॉइजनिंग यानी कि जो
जहर वाली जो चीज़ें होती हैं उसकी कंडीशन में हमें क्या करना है, जैसे कि कीटनाशक हो गए, फिनाइल हो गया, वार्निश हो गई, पेंट, डिटर्जेंट, नेफ्थेलिन बॉल्स, ये हमारी बहुत जहरीली होती हैं। अगर हम इसको निगल लेते हैं दे कैन कॉज डेथ, इससे हमारी डेथ भी हो सकती है। इमीडिएटली ट्राई टू इंड्यूस वॉमिटिंग इन द विक्टिम, और हमें कोशिश करनी चाहिए तुरंत ही जो विक्टिम है उसको वॉमिटिंग हो जाए, क्योंकि उससे जो भी पॉइजन है वो बाहर आ जाएगा। गिव हिम प्लेंटी ऑफ वाटर और मिल्क टू डाइल्यूट द पॉइजन, हमें उसको अच्छी खासी मात्रा में दूध या फिर पानी देना चाहिए जिससे कि जो जहर है वो उसमें घुल जाए। अगेन ट्राई टू इंड्यूस वॉमिटिंग, और दोबारा से उसे उल्टी कराने की कोशिश करनी चाहिए। रश टू द हॉस्पिटल, और तुरंत हॉस्पिटल जाना है। टेक द कंटेनर विद इट्स लेबल एंड रिमेन टू द पॉइजन टू द डॉक्टर, और जो वो कंटेनर था जिसमें कि वो पॉइजन था उसका लेबल और उसका बचा हुआ जो था वो सब कुछ डॉक्टर के पास दिखा देना चाहिए। अगर पॉइजन हमारा अननोन है, हमें नहीं पता, तो उसका हमें सैंपल ले लेना चाहिए वॉमिटिंग का। अब बात करते हैं इंसेक्ट बाइट्स की, यानी कि कीड़े का काटना। फाइंड आउट एंड रिमूव द स्टिंग इफ एनी, अगर कहीं पे कोई डंक रह गया है तो उसको हमें रिमूव कर देना है, और साथ में हमें बेकिंग सोडे का और कोल्ड क्रीम का पेस्ट अप्लाई करना है उस जगह पे जहाँ पे इंसेक्ट बाइट हुआ है। इफ न्यूट्रलाइज द सलाइवा ऑफ द इंसेक्ट, इससे क्या होगा, जो इंसेक्ट का जो सलाइवा है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा पूरी तरीके से, और उस पर हमें आइस रब करनी है स्वेलिंग को या फिर पेन को कम करने के लिए। बात करते हैं डॉग बाइट, यानी कि जब डॉग काट लेता है तो क्या करना है। ए डॉग बाइट कैन be fatal if concerned doctor has rabies, so to remove germs wash the wound of the dog bite with soap and plenty of running water। अगर डॉग हमारा काट लेता है, यानी कि डॉग बाइट बहुत हमारी सीरियस भी हो जाती है कई बार, अगर जिस डॉग ने काटा है उसको रेबीज हो रही है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो भी हिस्सा है जिस हिस्से पर डॉग ने काटा है उसको हमें सबसे पहले जो भी साबुन से उसको धो लेना है अच्छे से, और उसमें जो भी जख्म है उसको वॉश कर लेना है। इससे क्या होगा, जो भी उसमें जर्म्स होंगे रेबीज के वो सब हट जाएंगे वहां से, और उसको हमें बैंडेज से कवर करना है और डॉक्टर के पास जाना चाहिए एक बार, और साथ में उसमें एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगवाने चाहिए अगर रेकमेंड किया जाता है तो। वॉच द डॉग फॉर सिम्टम्स ऑफ रेबीज, अगर हमें कैसे पता करना है कि अगर कोई डॉग है उसने काटा है उसको रेबीज है या नहीं है। इट्स टेल हैंगिंग डाउन बिटवीन हिज लेग्स, उसकी जो पूंछ होगी वो उसके पैरों के मतलब बीच में होगी, बीच में लटकी हुई होगी। फ्रॉथ कम्स ऑफ फ्रॉम इट्स माउथ, और उसके मुंह से मतलब बहुत सारे झाग भी आ रहे होंगे। इट बार्क्स एमलेसली, और वो डॉग जो होगा बिना बात के ही भौंकता रहेगा, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो जो डॉग है उसको रेबीज हो रखी है। आगे समझते हैं स्नेक बाइट। स्नेक बाइट, इफ द स्नेक इज पॉइजनस, अगर कोई सांप हमारा जहरीला है तो उसका जो बाइट होगा वो भी बहुत डेडली होगा, खतरनाक होगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिना कोई समय बर्बाद किए आपको एक कपड़े का टुकड़ा लेना है या फिर एक बैंड लेनी है, ठीक है। उससे क्या करना है, जहाँ भी स्नेक ने काटा होगा उसके जस्ट ऊपर उसको बहुत टाइट से उसको बांध देना है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो जहर फैलना होगा वो मतलब रुक जाएगा वहां पे, और हार्ट की तरफ वो चीज नहीं बढ़ेगी। डू नॉट अलाउ द पेशेंट टू लाई डाउन और स्लीप अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज, और जो भी पेशेंट है उसको हमें कोशिश करनी है कि वो उसको लिटाए ना हम, और ना ही उसको सोने दें। मेक क्रॉस कट अराउंड ½ सेंटीमीटर डीप ऑन द बाइट विद नाइफ, आपको क्या करना है कि क्रॉस बना देने हैं, ठीक है, क्रॉस कट्स बना देने हैं ½ सेंटीमीटर के, जहां पर भी मतलब चक्कू की हेल्प से बना देना है, नाइफ लेना है, उसकी हेल्प से आपको डीप डाउन कट्स बना देने हैं काफी ½ सेंटीमीटर के बाइट के ऊपर। इससे क्या होगा, उस जगह पे जो कुछ ब्लड होगा वो बाहर आ जाएगा, और वाउंड को हमें पोटेशियम परमैग्नेट से उसको वॉश कर देना है, और जो विक्टिम है उसको तुरंत ही हमें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर था। अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट सेज एक्सीडेंट यूजुअली हैपन व्हेन समवन इज केयरलेस, हमारी दुर्घटनाएं तब होती हैं जब कोई लापरवाह होता है। स्प्रेन इज अ ट्विस्ट ऑफ द लिगामेंट अराउंड अ जॉइंट विदाउट डिसलोकेशन ऑफ द बोन्स, देखिए स्प्रेन हमारी जो लिगामेंट्स होती हैं उनके ट्विस्ट हो जाने से आ जाता है, यानी कि मोच आ जाने को ही कहते हैं, यानी कि जॉइंट के आसपास आता है ये, और बिना हड्डियों के डिसलोकेशन के। अब बात करते हैं आगे, वॉश ऑफ द केमिकल विद प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि जो भी हमारा केमिकल है उसको हमें अच्छे से पानी से धो लेना है, वॉश कर लेना है। वाइल गिविंग फर्स्ट एड कीप काम, डू नॉट पैनिक बट एक्ट फास्ट, जब हम किसी को फर्स्ट एड दे रहे हैं तो हमें शांत रहना है, पैनिक नहीं होना, लेकिन काम हमें तेजी से करना है। इफ द स्नेक इज पॉइजनस, अगर सांप हमारा कोई जहरीला होगा तो उसका जो मतलब उसने बाइट किया होगा वो भी काफी डेडली होगा, डेंजरस होगा। तो ये हमारा चैप्टर था, एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। वीडियो को ही एंड करेंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।